अब चलते हैं सुनील सर के पास। और सुनील सर, सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट तो देखिए आईटी ही है। सब जानना चाहते हैं क्या करे आईटी में, कहाँ ढूंढे मौके, और आप नज़र हटा ही नहीं सकते उससे क्योंकि सबसे बड़ा प्रेशर बनाने का काम वही कर रहे हैं। क्या होनी चाहिए रणनीति, एक बार आपका टेक भी ले लेते हैं सर। रिटेल निवेशकों को मैं अभी थोड़ी सावधान रहने की सलाह दूंगा। कारण इसका है कि ये लेटेस्ट जो रिएक्शन हुआ है उसका एंथ्रोपिक ने एक नया चीज डाल दिया दी कि कोबॉल बेस्ड सिस्टम्स को हम आसानी से एआई में सपोर्ट कर सकते हैं। और ज्यादातर कंपनियों की जो मेन फ्रेम जो सिस्टम्स होती है उसको रीजिग करने में ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो क्या वो बहुत बड़ा बिजनेस में झटका लगेगा। और आई थिंक रातों रात मैंने देखा कि आईबीएम का करीबन 13% गिरावट आया इस अनाउंसमेंट के बाद। तो ये एक फ्रेश थ्रेट जो आया है एंथ्रोपिक की तरफ से, उसका रिएक्शन है ये। सेकंड चीज है, ये खाली वो नहीं है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस ने अपने आईटी कंपनियों की टारगेट प्राइस को कम करा दिया। तो ये एक सडन न्यूज थी और 25 to 30% उन्होंने अपना टारगेट प्राइस को कम किया। तो नेचुरली उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट मार्केट दिख रहा है। उसके अलावा ये भी है, मैं देख रहा था कि डीआईएस ने भी अपना खरीदारी बहुत इस महीने कम कर दिया है। लास्ट महीने उन्होंने करीबन टोटल 70,000 करोड़ की खरीदारी करी थी। इस महीने मुश्किल से 10,000 करोड़ आ रहा है। तो वो भी क्या कैश में बैठ रहे हैं कि क्या रियल प्रॉब्लम है डीआईएस की, जो पता नहीं। मगर अगर खाली म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें कि आईटी का करेक्शन करीबन 2 लाख करोड़ का उनके क्या कहते हैं मार्क टू मार्केट नुकसान हुआ है ब्रोकर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर को। तो शायद वो भी थोड़ी सावधानी दिखा रहे हैं। और वॉल्यूम्स की बात अभी की थी किसने, मैंने सुना कि हाई वॉल्यूम्स के साथ ये सेलिंग हो रही है, तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो रही है। तो इस टाइम में मैं रिटेल निवेशकों को थोड़ी सावधान रहने की सलाह दूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस है कि अल्टीमेटली इंडियन आईटी कंपनीज एआई को मैनेज कर लेंगे, यूज करेंगे प्रॉपरली, अपना बिजनेस मॉडल को बदलाएंगे। बट ये नहीं कह सकते कि हर आईटी कंपनी इसको इस मुसीबत से आगे बढ़ेगी। तो थोड़े विनर्स और लूजर्स होंगे, बट आज के दिन में कहना मुश्किल है। हमने देखा कि ना क्वार्टरली अर्निंग्स में, ना इस 4 दिन के एआई के समिट में कुछ खास बात की हम एआई को बहुत जबरदस्त तरीके अपना रहे हैं, क्लियर कट प्लान्स ऐसे सामने नहीं आई है। तो शायद मार्केट का वो इनका इंतजार होगा। अब शायद आईटी कंपनीज, क्योंकि अभी देखिए 1 ईयर फॉरवर्ड पी मेरे ख्याल में 18 से 19 के लेवल पे आई है। तो अभी भी उनके अर्निंग्स की फोरकास्ट देखिए तो 10-11% है। तो स्टिल देयर इज अ गैप बिटवीन अन ईपीएस ग्रोथ और वैल्यूएशन का एक गैप है, जो हिस्टोरिकली एक करेंसी डिप्रिसिएशन और एक सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी फैक्टर जस्टिफाई कर रहा था। पर आज के दिन में वो सेफ्टी फैक्टर सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बड़े ब्रोकरेजेस ने अपना टारगेट प्राइस को रिवाइज किया डाउनवर्ड्स। तो इस हिसाब से अब अगला ट्रिगर इसमें होगा कि जब कोई इंडियन आईटी कंपनी बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट करती है अबाउट एआई कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कर रही है बिजनेस मॉडल, ये इस चीज को प्रॉपरली अभी तक इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने एड्रेस नहीं किया है। अदर दे कह रहे हैं कि नहीं ये होगा, धीरे धीरे हम मैनेज कर लेंगे, या फिर वो अपना बेसिक बिजनेस मॉडल को अभी भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एआई के कारण बिजनेस मॉडल जो आज पर पर्सन पर आवर की जो बिलिंग मॉडल होती है उससे एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग पे जरूर शिफ्ट होगी। और जितनी कंपनियां उसको जल्दी से समझकर अपना मॉडल को बदलने में कायम होती है, उन्हीं का एक विनर्स सामने आएंगे। आज के दिन में वो क्लैरिटी नहीं है। कॉन्फिडेंस है मुझे कि आईटी में रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, शायद ओवर रिएक्शन भी हुआ है, मगर और भी ओवर रिएक्शन हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ी वेट कीजिए, एक दिन आएगा जब आप आईटी को वापस खरीद सकें। बिकॉज मजबूत स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इस मुसीबत से आगे बढ़ेंगे जरूर। बट आज के दिन में ये कहना मुश्किल है कि और गिरावट हो सकती है कि नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सावधान रह के ट्रैक कीजिए न्यूज खबर को, इसको, और उस हिसाब से शायद कुछ दिनों में आपको खरीदारी का मौका आएगा, बट नॉट टुडे। ठीक है, भविष्य में देखते हैं कि आगे क्या होता है। और सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड आफ्टरनून। और जब हम ये कहते हैं ना कि नहीं ओवर रिएक्शन है, तो भी अब तो खुद ही सवाल खड़े होने शुरू होते हैं मन में कि क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है जब हम कहते हैं कि ओवर रिएक्शन है।
क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा कि इस तरह का शार्प हम सेल ऑफ देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ फरवरी की बात करें तो 5% की गिरावट, 5% से ज्यादा गिरावट आईटी इंडेक्स में 2 बार और हो चुकी है। तो ये कब थमेगा? और आप जो कह रहे हैं ना कि ईपीएस ग्रोथ में और वैल्यूएशंस में अभी भी गैप्स हैं, ये गैप्स अभी लग रहा है कि मतलब कोई ऐसे संकेत तो नहीं निकल के आ रहे हैं कि कब ब्रिज होंगे और कब यहां से आईटी स्टॉक्स स्टेबल होकर ऊपर की चाल दिखाएंगे। तो डाउनवर्ड री-रेटिंग हो रही है, देखते हैं कि ये री-रेटिंग कब जाके कंप्लीट होती है सर। लेकिन एक और शेयर जिस पर राजेश जी आपसे व्यू जाना चाहेंगे वो है एल&टी का। अब एल&टी कोई डायरेक्टली आईटी वाला शेयर तो नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि आज इसने 4,440 रुपए का हाई बनाया, रिकॉर्ड हाई, और वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। एक रीजन जरूर है कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अब एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में लगभग ये 74% का स्टेक होल्ड करते हैं, और जो 2 महीने पहले इनके निवेश की जो वैल्यू थी वो 35,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, वो घट के आ गई 25,000 करोड़ रुपए के आसपास। और इस चीज को लेकर निवेशक थोड़े चिंतित हैं कि एक आपका निवेश वहां पर है, और हम देख रहे हैं कि आज 4% की गिरावट एक झटके में एल&टी के शेयर में आ गई है। क्या आपको लगता है कि गिरावट और आएगी, या फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे देख रहे हैं? तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का एक सीवियर डैमेज आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला और निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 21% करेक्ट हुआ है इस करंट मंथ में, जो कि मुझे ध्यान पड़ता है कि काफ़ी बड़ा करेक्शन है। पिछले कुछ सालों में तो हमने इतना बड़ा करेक्शन सिंगल मंथ में नहीं देखा है आईटी इंडेक्स इटसेल्फ में। एल&टी, यस, आपने वन ऑफ द रीज़न तो आपने बताया जिसके चलते हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा होगा एल&टी में भी, लेकिन एल&टी में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक में एक अच्छी तेजी हमने पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे आते हुए दिखी, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे भी पहुंचते हुए दिखा था। जरूर ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन हमें लगता है कि ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने के लिए। इसके मेजर सपोर्ट जो डाउन साइड में है वो करीब है 4150 4160 की जोन में, जो कि इसका ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट एरिया है। तो हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक में थोड़ा करेक्शन और भी आता है तो वो अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, और हमें लगता है सेक्टर भी एक अच्छा ही पोजिशनिंग दिखा रहा है। सारे स्टॉक्स इस सेक्टर में देखें तो एक अच्छे अप ट्रेंड में बने हुए हैं। तो डिप्स में बाय करें, 4150 4160 के आसपास आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 4100 का। स्टॉक जैसे ही हायर साइड पे वापस 4350 क्रॉस करेगा तो वापस ही अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को वापस कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। ठीक है, एल&टी को लेकर ये व्यू फिर से हम देखेंगे कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। लेकिन जिस शेयर ने आज ऑल टाइम हाई बनाया है, एक और शेयर, और वो है वायदा के टॉप गेनर्स में से एक टोरेंट फार्मा। लगातार मजबूती हमने देखी है और हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी ये शेयर रहा है। मतलब तेजी का चौका लगा दिया है शेयर ने आज, और स्ट्रेंथ ठीक ठाक है वीक मार्केट में भी। अंशुल जी, आपका व्यू टोरेंट फार्मा को लेकर, क्या नई बाइंग यहां से इनिशिएट करने की सलाह देंगे आप? सर, कल भी यही सवाल आया था, क्या नई बाइंग करनी चाहिए? तब भी अपना यही व्यू था कि नई बाइंग के लिए मूविंग एवरेजेस से स्ट्रेस्ड है, जिनके पास से उनको होल्ड करना चाहिए 4280 के स्टॉप लॉस के साथ। अब आज वापस से 2% की मूव आई है, 88 रुपए चला है। स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना चाहिए आज के लो के आसपास 4300 और होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए 50 डे मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स एटीआर एक्सटेंशन है। इतनी दूरी पे पुल बैक आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, लेकिन इस समय मोमेंटम भी हाई रहता है। तो टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 4307 करके होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जब टाइटनेस बनेगा, मूविंग एवरेज कैचअप हो गए, तब फ्रेश बाई करेंगे। टोरेंट फार्मा के ऊपर सुनील सर, गुड आफ्टरनून, विकास बात कर रहा हूं। एक राय आपसे आईडीएफसी फर्स्ट के ऊपर चाहिए। कल बड़ी गिरावट देखने को मिली, आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक जो है वो धीरे धीरे रिकवरी के ट्रेंड में जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनको पैसे वापस मिल गए। हालांकि ये क्लियर अभी नहीं है कि बैंक ने ये रिकवरी करके पैसे रिफंड किए हैं गवर्नमेंट को या फिर अपने अकाउंट से किए हैं, ये तो अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आप देखिए स्टॉक में रिकवरी ठीक ठाक दिख रही है, 1% के आसपास की। फंडामेंटल व्यू क्या है सर इस शेयर के ऊपर? अगर ये एक फ्रॉड जो है वो ये चीजें अगर ठीक हो जाती हैं तो क्या फंडामेंटल व्यू आपका बनता है, या फिर इस गिरावट में कोई एक्यूमुलेशन की भी सलाह आप दे रहे हैं क्या लोगों को? नहीं, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये राय लेते हैं हम अंशुल जी के ऊपर कि अंशुल जी, क्लैरिटी अब तो थोड़ी आई है, पैसे रिफंड तो हो गए। हालांकि ये नहीं पता है कि
पर्टिकुलरली ये जो अकाउंट से आए हैं पैसे, वो किस अकाउंट से आए हैं? बैंक ने अपने पास से दिए हैं या रिकवरी करके दिए हैं? तो क्या व्यू आपका बनता है अंशुल जी? सर देखिए, अगर रिकवरी करके दिए होते तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता, तो थोड़ा सा क्लैरिटी का वेट कर लेते हैं प्रेडिक्ट करने की जगह। प्राइस एक्शन वाइज मार्केट इस न्यूज का कोई बहुत पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया है स्टॉक पे, और जब तक 75.54 नहीं क्रॉस होता है स्टॉक में ये वीकनेस बनी रहेगी, क्योंकि एकदम से जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 10-11% की, इसने लॉन्ग्स को ट्रैप किया है, और ये लॉन्ग जब तक अनवाइंड पूरी तरीके से नहीं होते हैं, कुछ लिवरेज लॉन्ग होंगे, कुछ बाकी पोजीशंस होंगी, तो जब तक ये पूरी तरीके से लिक्विडेट नहीं होता है तब तक स्टॉक में बाउंस बैक आते हुए नहीं दिख रहा है। और किसी भी मीनिंगफुल लॉन्ग पोजीशन के लिए 75.54 इसके ऊपर निकलना स्टॉक को बहुत जरूरी है, तभी आपको लॉन्ग ट्राई करना चाहिए। नहीं तो ये ओवरहेड जो सप्लाई बिल्ड हुई है ये अपसाइड को हमेशा लिमिटेड रखेगी। तो 75.54 इस लेवल के ऊपर क्लोज करने का वेट कीजिए, उसके बाद ही किसी तरह का लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ये एक राय हो गई। एक